शरद गुप्ता जी, क्या लगता है आज के जजमेंट के बाद मान लीजिए मीडिया वन जो चैनल था उसका रास्ता तो खुल गया, वो फिर से चलने लगेगा, लेकिन आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से, तो चाहे एशिया नेट के मामले में कहे तो केरल की सरकार या बाकी मामलों में केंद्र सरकारों को देखें, मीडिया पर पाबंदी लगाने की, मीडिया को एक तरह से गोदी मीडिया में तब्दील करने का जो एक पूरा ऑर्गेनाइज नेक्सस इसे कह सकते हैं, इसे एफर्ट से ज्यादा नेक्सस कहना ज्यादा सही लगता है। तो क्या लगता है कि इस नेक्सस पर, इस मानसिकता के ऊपर अब कोई अंकुश लगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? पहली चीज अभिषेक जी, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई नेक्सस है या किसी से कहा गया कि आप ऐसा कीजिए। जब लोग खुद कहें कि साहब आप मेरी दुकान चला देते हैं, तो आप खुद जो जो अडवाणी जी ने कहा था कि जब कहा गया झुकने के लिए तो लोग रेंगने को तैयार थे, तो वही। और अभी तो झुकने को कहा भी नहीं गया है, फिर भी लोग रेंगने को तैयार है, तो कोई हमको क्या नहीं तो दिक्कत कहा है कैसे रेंगने में। जाता है झुकने के लिए? अभी रुकिए, मैं आता हूँ एक एक चीज पे। और हमें ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेके बहुत खुश नहीं होना चाहिए। आज ही एक दूसरा भी जजमेंट आया है, आपको उसके बारे में भी पता है जी। कि किस नहीं तरीके तो से। सर, जो एक दूसरे सेकंड, एक जजमेंट की सेकंड, बात आप कह मैं रहे हैं मैं ना, मुझे पहले से पता था कि ये आना इसी टाइप का है, क्योंकि राजनेताओं को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। मुझे मैं पहले से मैं लगता बिल्कुल था कि ऐसा मैं होगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि साहब कोई विशेषाधिकार मिलना चाहिए, हम्म। लेकिन अगर कप्पन मेनन जैसे एक पत्रकार को 2.5 साल तक जेल में रखा जाए, ठीक है, सत्येंद्र जैन पिछले 10 महीने से जेल में है, जबकि अर्नब गोस्वामी इधर उनको सजा होती तुरंत जेल का जमानत हो जाती है। ऐसे कितने ही बीजेपी के जितने नेता गिरफ्तार होते हैं। अभी देखिए आज आज गिरफ्तार हुए ना तमिलनाडु वाले भी वादी संजय, तो जी। आप देखिए कल आज उन्होंने दाखिल किया है, कल उनको जमानत मिल जानी है। तो ये जो जो दोहरे मानदंड हैं, ये क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखते हैं कि लोअर जुडिशरी से हाई कोर्ट तक एक दोहरे मानदंड है कि सब बीजेपी के नेताओं के लिए जुडिशरी के भी मानदंड अलग हैं और उनके लिए विपक्ष के मानदंड अलग हैं। ईडी और सीबीआई के छापे किसी भी बीजेपी नेता पे क्यों नहीं पड़ते? ये कि सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता है? तो ये दोहरे मानदंड है। तो उनको क्या करना चाहिए था, सारी बातें सुननी तो चाहिए थी कम से कम, कि अपोजिशन के लोग क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने बिना सुने ही पहली हियरिंग में उठा के उसको फेंक दिया। नहीं, लेकिन ये भी तो कहा है ना न्यायालय ने कि आप इंडिविजुअल मामला लेके आइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। इंडिविजुअल मामले कितने हैं भाई? कम से कम एक एक गाइडलाइन तो उनको ले डाउन करनी चाहिए थी कि आप कैसे किन मामलों में किसको गिरफ्तार करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे सुनवाई करेंगे, नहीं करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट हैं। दूसरा मामला, आज वो भी सबको पता है कि किस तरीके से एनसीईआरटी की किताबों से चीजों को निकाल के फेंक दिया गया, कुछ ऐड नहीं किया गया है, निकाल के फेंक दिया गया है। कि क्या फेंक दिया गया है कि सब गोडसे, है ना, सावरकर, कि उनका कोई रोल ही नहीं था। गांधी जी को किसने मारा? साहब किसी ने नहीं मारा, क्योंकि चैप्टर ही पूरा हटा दिया गया है। तो ये पूरा एक आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। सिर्फ ठीक है, ये बहुत अच्छा जजमेंट है, मैं इस जजमेंट के क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको लेके अगर हम सुप्रीम कोर्ट का महिमा मंडन करने लगे कि सिर्फ अकेले ये सुप्रीम कोर्ट ही बचाने में जुटा हुआ और बाकी सब तो खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। कि ये जो जजमेंट आया है अपोजिशन के उस पे प्ली पे 14 पार्टियों के, 14 पार्टियां कम नहीं होती हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। एक एक पार्टी कई कई राज्यों में सरकारें रही हैं। आखिर उसकी कोई बात है तो सुनना तो चाहिए था ना। आप कैसे पहले हियरिंग में उठा के फेंक दे रहे? तो खैर, हम आते हैं इस मामले पर। इस मामले पे विवेक जी ऑलरेडी कह चुके हैं, बहुत कुछ उन्होंने कहा और बिल्कुल सही कहा है कि भाई आपके पास कोई सबूत है या नहीं है, आपने बंद लिफाफे में दे दिया कि साहब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। कप्पन मेनन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे, बंद कर दीजिए। कल को अभिषेक कुमार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएंगे, परसों शरद गुप्ता बन जाएंगे, सारा बंद लिफाफे में रहेगा। क्या चार्जेस है ना मुझे पता, ना आपको पता होंगे। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा कदम है कि भाई हमारे खिलाफ कोई चार्जेस है, कम से कम हमें बताया तो जाए। जी। तो हम ही को पता नहीं होता कि हमारे खिलाफ आरोप क्या है, लेकिन हम आरोपी हैं और हमें सजा भी है। हम 2-2 साल 2.5-2.5 साल तक जेल में रहते हैं और उसके बाद मालूम चलता है कि सब 2.5 साल के बाद कोई
जज ऐसा दयावान आ गया जिसने सुन लिया और उसको लगा कि नहीं यार ये तो 2.5 साल से गलत बंद थे, इनको छोड़ दिया जाए। किसी व्यक्ति की जिंदगी का 2.5 साल तो गया ना जी। उसकी जिंदगी का 2.5 साल आप वापस कर सकते हैं क्या? कोई सरकार वापस कर सकती है, कोई जुडिशरी वापस कर सकती है? तो ये एक सिर्फ फार्स बना के रखा हुआ है पूरी प्रोसेस को, पॉलिटिकल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस, हिस्टोरिकल प्रोसेस, सारी चीजें ऐसा ऐसा फार्स बन रहा है और हम उस पर आवाज उठा नहीं सकते या उठाने को तैयार नहीं है। कितने लोग बोल पा रहे हैं जैसा विवेक जी बोल रहे हैं, ठीक है? तो ठीक बात है, ये बहुत अच्छा जजमेंट है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें 10 और चीजें साथ साथ में चल रही हैं उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। जी। शरद गुप्ता जी, एक बुनियादी सवाल है जो कि आप, समीर आत्मज जी, सोइलम जी अभी आ रहे हैं, वो टेक्निकल फॉल्ट से गए, विवेक जी, ये सब लोग उस दौर को भी देखे हैं जब वाकई एक दलीय व्यवस्था भारत में हुआ करती थी, यानी 1952 से 1989 तक, चाहे कांग्रेस या जनता पार्टी जिसकी भी रही हो। मैं जिस जनरेशन से आता हूं उस जनरेशन में हम लोगों ने 2014 के पहले सिंगल पार्टी डोमिनेंस देखा ही नहीं, अपने होशो हवास में सिंगल पार्टी को देखा ही नहीं। हम लोगों ने देखा है कोalition एरा, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर काफी सरकार को घेरा जाता था, तमाम तरह की बहस होती थी और उस बहस से सरकार अपनी नीतियों पर रोल बैक करने को मजबूर होती थी और तमाम बड़े फैसले भी इस दौर में होते हुए देखे। खुद एक व्यक्तिगत अनुभव का भी मैं साक्षी हूं कि यूपीएससी से जब अटेम्प्ट बढ़वाने थे तब एक अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सलाह दी थी कि मिनिस्टर के पास जाने के पहले आप लोग एक काम कर लीजिए, पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी करा लीजिए और साथ साथ डीओपीटी की जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की, उसके चेयरमैन से मिलकर उनके मेंबर की मेजोरिटी से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो होता है वो आप डीओपीटी को भिजवाइए। यानी पार्लियामेंट कहीं ना कहीं टर्म्स डिक्टेट करने की स्थिति में काफी हद तक थी, मैं ये बात कह रहा हूं। आज ये सारी परेशानी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि पार्लियामेंटेरियन अपोजिशन को तो छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष के लोग भी निजी बातचीत में कहते हैं कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप तो खुद इस बात को जानते हैं। तो क्या इस वजह से ये परिस्थितियां पैदा हो गई है जिसमें न्यायपालिका को उस हद तक जाना पड़ रहा है जिसे आमतौर पर लोग कभी कभी जुडिशियल एक्टिविज्म कह करके क्रिटिसाइज किया करते हैं? देखिए, मैं फिर दोबारा वही चीज कहूंगा कि इसमें स्थितियों को या इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करना ठीक नहीं है, क्योंकि न तो मीडिया को, फिर मैं कहूंगा कि मीडिया को किसी ने नहीं कहा कि आप झुको, मीडिया अपने आप रेंग रहा है। किसी जुडिशरी को ऐसा नहीं कहा गया, अगर कोई जजमेंट देना चाहता है वो दे सकता है, कौन रोक रहा है उसे? फिर भी मैं आपको अभी एक दो उदाहरण देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जिस ग्रुप का टेलीग्राफ अखबार है वो खूब लिख रहा है, लेकिन उसी ग्रुप का जो न्यूज चैनल है आप देखिए क्या कर रहा है। सुन लीजिए, दिल्ली सरकार के एक मंत्री थे जितेंद्र सिंह तोमर जी, उनको क्यों अरेस्ट किया गया था? फर्जी डिग्री। तो आज अगर किसी की डिग्री के बारे में सवाल उठाया जा रहा है तो 25,000 रुपए का फाइन लगा दिया जाता है। जी, ये बड़ा सवाल। तो क्या ये जुडिशरी सबके लिए एक बराबर है? क्या मीडिया, जैसे आप मीडिया पे सवाल उठाते हैं कि क्या मीडिया सभी के लिए एक बराबर है? मीडिया भी नहीं है। हम तो बहुत साल से सुन रहे हैं, आपने भी सुना होगा कि पाठक वर्ग को इकोनॉमिक स्ट्रेटा के आधार पर बांट दिया गया है। तो अब आप SCA AAA के बारे में ही सिर्फ खबरें करेंगे क्योंकि उससे रेवेन्यू आता है। तो जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, सफाई कर्मचारी है, गरीब गुरबा है, उसके बारे में लिखेंगे तो उससे विज्ञापन नहीं आता, उससे पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए। तो आज पूरा जो मीडिया का इकोनॉमी है वो सारी की सारी सिर्फ वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से नहीं ड्राइव हो रही है, वो इससे ड्राइव हो रही मार्केट से। ऐसा मार्केट में क्या देखना चाहता है, कहां से हमें ज्यादा विज्ञापन मिलेंगे। आज आप समाज की बात कहते हैं और मैं कहता हूं कि जुडिशरी से बड़ी अदालत जनता की अदालत है। तो जनता की अदालत से 2 बार बीजेपी सरकार बना के आई है। आप कर लीजिए, क्या करेंगे? अब तीसरी बार हो सकता है सरकार। नहीं, तो जनता की अदालत से संविधान के दायरे में काम करने का मैंडेट लेके आई है ना। तो
संविधान के दायरे में तो काम की अदालत से इसके लिए तो नहीं आई है आपको कि क्या लग रहा है आधार को मनी बिल बना करके राज्य से बचा लो। आपको कैसे लग रहा है कि जनता की अदालत से मैंडेट लाके संविधान के खिलाफ काम कर रही है? अगर संविधान के खिलाफ कर रही है तो अदालत क्यों नहीं उसको फाड़ के फेंक देती जैसे एनजेसी में किया? अदालत को किसने रोका है? तो मैं यही बात कह रहा हूं कि सारी चीजों को एक पर्सपेक्टिव में रख के देखिए, चीजों को अलग अलग करके देखेंगे तो हम गलती करेंगे। लेकिन न जुडिशरी अलग है, न मीडिया अलग है, न समाज अलग है, सब उसी एक सिस्टम के हिस्सा हैं। और अगर एक पीछे है, दूसरा पीछे है, तो दूसरा कैसे आगे हो जाएगा? सभी पीछे चल रहे हैं। मैं अभी आपको जुडिशरी का एक उदाहरण दिया, ऐसे 10 उदाहरण है कि भाई जिन व्यक्तियों के खिलाफ जांच चल रही थी, अगर उनके खिलाफ जांच बंद हो जाती है तो ये अदालतें क्यों नहीं पूछती हैं कि भाई ये अचानक एकदम इनके खिलाफ जो राष्ट्रद्रोह की या करप्शन की जो जांच चल रही थी, अचानक क्या हुआ? तो धीमी पड़ गई, बंद कर दी गई। जी भाई कुछ ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जिन्होंने अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे खुद ही खत्म कर लिए। अदालत ने क्या उस पे कोई इंटरवीन किया? नहीं। तो हम किन अदालतों के भरोसे बैठे हैं? तो फिर मैं वही कह रहा हूं कि पूरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम से हम बाहर नहीं है, ना समाज बाहर है ना, जिसको जो हम सोशल वो कहेंगे, या जुडिशरी बाहर है, ना मीडिया बाहर है, ना एडमिनिस्ट्रेशन बाहर है। जब सभी एक पार्टी के बिना पर बट गए हैं कि कोई मीडिया के लोगों को पॉलिटिक्स में जगह मिल रही है, राज्यसभा में जगह मिल रही है ना, सुप्रीम कोर्ट से आप रिटायर होते हैं तो या तो इलेक्शन कमीशन में या प्रेस काउंसिल में, नहीं तो अब तो राज्यसभा एक जगह हो गई, या आपको गवर्नर बना दिया जाता है। तो जब नहीं, तो लेकिन ये आज ही नहीं हो रहा है सर। आप ये देखिए, जस्टिस एचआर बिल्कुल आपकी चरण सिंह सरकार में बिल्कुल मान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ कि पहले अगर 1 से 10 के स्केल पर कोई काम 1 पे हो रहा था तो आज 8-9 पे हो रहा है, अभी 10 पे शायद मैं दरअसल वो चीज नहीं कह रहा सर। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी प्रोफेशन में जा सकता है। आप आज पत्रकार हैं, हो सकता है कि कल पॉलिटिशियन हो जाए, कल कोई तीसरे प्रोफेशन में चले जाए। लेकिन जब जिस प्रोफेशन में है उसके साथ पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जुड़े रहे। मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये कौन तय करेगा कि आप निष्ठा से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? कौन तय करेगा? राजीव गांधी के करीबी थे, लेकिन टकराव तो कांग्रेस से ही हुआ। उपचुनाव आयुक्त बने तो छोड़ दीजिए, एक तो अपवाद हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जुडिशरी की जवाबदेही कौन तय करेगा कि वो निष्ठा से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन तय करेगा? ये वो खुद तय करेंगे, आप तय करेंगे, मीडिया तय कर रहा है किसी जज के बारे में? आप करके देखिए, आपको कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ कि आज जो आप कोलिशन इरा की बात कर रहे हैं, सिंगल पार्टी, तो उस पर भी आता हूँ कि हमने कोलिशन एरा ही नहीं देखा, सिंगल पार्टी भी देखा। 1984 से 1989 तक बीजेपी के सिर्फ 2 सदस्य थे और कांग्रेस के पास अभूतपूर्व 400 से ज्यादा सांसद थे, 414, ठीक है ना जी। और उसके बावजूद ये एक शब्द गढ़ा था, विवेक जी भी जानते हैं, वो एक सेंटेंस लिखा था शेखर गुप्ता ने अपने किसी आर्टिकल में कि सरकार संख्या बल से नहीं चलती, सरकार किससे चलती है? इकबाल से। और राजीव गांधी ने 1985-86 आते आते 86 के अंत होते होते इकबाल खो दिया था, ठीक है ना। और कोई सरकार जिसके पास 45, उस पार्टी की जिसके पास 45 सदस्य थे, वो सरकार कितने इकबाल से चली? मतलब 10% सदस्य नहीं होने के बावजूद इकबाल से चली। तो संख्या बल से नहीं चलता है। तो आप कह दीजिए कि सब 2 बार से उनको इतना बहुमत मिल गया तो इसलिए बड़ा अच्छी चल रही है। अपोजिशन अपना रोल नहीं निभा पा रहा है, हम इसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। मीडिया अपना रोल नहीं निभा रहा है, हम इसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि सब आरएसएस सिलेबस बदल रहा है, बीजेपी ने ऐसा कर दिया। हम अपना काम कर रहे हैं क्या? आप इतने प्रोग्राम करते हैं, एक से एक तीखे कमेंट आप करते हैं, आपके प्रोग्राम में आके लोग करते हैं। आज तक किसी ने आपसे कहा कि आप इसे बंद कर दीजिए, या आप ज्यादा आलोचना करते हैं, थोड़ा इसको धीमा कर लीजिए, किसी ने कहा क्या? तो ये तो हम खुद अपने आप तय करते हैं ना कि हमें किस तरफ जाना है।
कि इतने बड़े चैनल, और क्या उनको पूरे मीडिया में ऐसे ही लोग मिले जिन्होंने 100-100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी, वो भी कैमरे पे? जो लोग और दूसरे चीजों में फंसे हुए, कहाँ का अपने ही प्रोफेशन के बारे में क्या बात करें, लेकिन ये सिर्फ एक, फिर कह रहा हूं कि उन लोगों पे डिपेंड करता है जो इस मीडिया को चला रहे हैं, उन जो जिनके पास पैसे हैं, जो एक टीवी चैनल या अखबार चला सकते हैं, जो मालिक है उस पे डिपेंड करता है, जो कहता है कि सब मेरी दुकान चलवा दीजिए। अगर वो दुकान चलवाने की जगह, जैसा राजकमल झा ने कहा था, कि साहब राजकमल झा ने भी बल्कि कोट किया था गोयनका जी को, रामनाथ गोयनका जी को, कि साहब अगर किसी मंत्री ने किसी पत्रकार की तारीफ कर दी तो साहब उसको मेमो मिल जाता था, और अगर किसी के खिलाफ वो हक था कि यार उसको रोकिए, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा लिखता है, तो उसको प्रमोशन मिलता था। तो पत्रकार का स्वाभाविक धर्म है सरकार के, सत्ता के खिलाफ खड़े होना, उसकी चापलूसी करना नहीं है। किसी भी अखबार का, किसी भी समाचार पत्र का, किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का सरकार से सवाल पूछना बेसिक चीज है। किसी भी पत्रकार के लिए, किसी भी मीडिया चैनल के लिए सवाल पूछिए। जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं सरकार से, सत्ता पक्ष से, और आप सवाल पूछना शुरू करते हैं विपक्ष से, लोगों से, कि आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जरूरत है, तो आप अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं। आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आज कोई भी काम अपना ठीक से नहीं कर रहा है, और उसके लिए हम ब्लेम किसी को कर सकते हैं। समीर अहमद जी, जजमेंट आज दिन में आया है सुप्रीम कोर्ट का, और इंडियन एक्सप्रेस अखबार सुबह में छपा था। पहले पेज पर किस प्रकार से वो कट मार्क वाली हेडलाइन थी, मैंने अपने होशो हवास में इस प्रकार की हेडलाइन नहीं देखी। बिल्कुल सही बात है। इमरजेंसी के दौर में वो एडिटोरियल पेज को ब्लैंक छोड़ दिया गया था, वो सुना था, लेकिन आज पहली बार देखा है। यानी अखबार अभी भी, इंडियन एक्सप्रेस पर भी कुछ आरोप लगे थे 2-3 साल पहले कि इंडियन एक्सप्रेस भी झुक गया है। अब इंडियन एक्सप्रेस माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। वहां पर भी राजकमल झा की बात तो अभी शरद गुप्ता जी कह ही रहे थे कि किस प्रकार से मैंने खुद देखा, एक तरफ कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, वहीं उनके बगल में बैठे हुए रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल मुंह बना करके बैठे हुए हैं। वो सबने देखा है। अब आपको क्या लगता है कि आज के जजमेंट के बाद, चूंकि हमारे समाज में आप देखिए कई तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने ईमान और इकबाल के साथ समझौता नहीं करते, एक होते हैं जो परिस्थिति के हिसाब से चल लेते हैं, एक होते हैं जो समझौता करने के लिए आतुर होते हैं, और एक वो ब्रीड भी होती है जो मजबूरी व समझौता करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो लोग मजबूरी व समझौता कर लेते हैं, क्या आज के जजमेंट के बाद आपको लगता है कि कुछ आने वाले समय में, आने वाले 1 साल में, लोकसभा के शेष कार्यकाल में जो अभी मौजूदा सत्ता है, वहां कुछ लोग इकबाल के साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे? आपके इस सवाल को शरद सर जो अभी जवाब दे रहे थे, दोनों को मिला जुला करके मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा जी। पहली बात तो शरद जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हर संस्था को ये देखना चाहिए कि वो अपना काम खुद कितना कर रहा है। बहुत सही बात। और अपने काम में ही ये कुछ काम, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है, हालांकि सब अपना काम कर रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन उसका प्रभाव अब दिखाई पड़ेगा निश्चित तौर पर, ये अन्य जगहों पर भी दिखाई पड़ेगा, और मीडिया में भी बहुत सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। शरद सर से एक बात से थोड़ा सा मेरा मतभेद ये हो सकता है, या उन्होंने जो कहा उससे उतना ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि मीडिया में लोग करेंगे तो क्या उनको रोक दिया जाएगा। ऐसा हुआ है सर, और डायरेक्टली तो आपको फोन करके और आपके ऐड रोक दिए जाएंगे, आपको सुविधा रोक दी जाएगी, ये तो बड़ी सामान्य बात है। आप अगर ऐसी रिपोर्टिंग किए तो आप रिपोर्टर को, मालिक से बोला जाएगा कि इस रिपोर्टर को नौकरी से निकाल दो, और नौकरी से निकाले गए हैं। तब भी कोई बड़ी क्रांतिकारिता दिखाता है तो उसके खिलाफ केस किए गए हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, उसको बताने की क्या आवश्यकता है। तो ये चीज है, ये भी है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, वो हम सब लोग जान रहे हैं कि मीडिया हाउसेस के जो टॉप लोग हैं, जब इनको की सारी चीजों की पॉलिसी तय करनी है, जब उन लोगों ने अपना एक तौर तरीका, ट्रेंड सेट कर लिया है कि इधर ही जाना है, तो नीचे वाला तो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता है। उसके पास 2 ही ऑप्शन है कि या तो वो नौकरी छोड़ दे
और या तो फिर वो जैसा कहा जा रहा है वही करें। तो मुझको लगता है कि बहुत ज्यादा लोग नौकरी न छोड़ने। समीरात्मक जी, मुझे याद है आप जो बात कह रहे हैं जी, एबीपी न्यूज में काम कर रहे थे पुण्य प्रसून वाजपेयी, प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ, सबने देखा। एक कोई चंद्रमणि नाम की महिला छत्तीसगढ़ की फलों के पल्प से उनकी आय दोगुनी हो गई, इस तरह की बात उन्होंने कही। जी, और जी, उसी शाम जब पुण्य प्रसून वाजपेयी का कार्यक्रम प्रसारित हुआ, उस कार्यक्रम में चंद्रमणि कोई दूसरी बात कहती है एबीपी के रिपोर्टर से। वो कहती है कि मुझे तो डीएम साहब आए, उन्होंने कहा कि ऐसे करना है, वैसे बोलना है, मैंने बोल दिया। और अगले दिन से पुण्य प्रसून वाजपेयी और मिलिंद खांडेकर दोनों लोग चैनल से रुखसत कर दिए गए। ये भी हुआ है इस देश में। तभी तो आज नौबत यहाँ तक आई है कि सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ रहा है। मैंने भी यही कहा था कि देखिए सारे मालिक जो हैं वही डिसाइड कर रहे हैं, किसी को और नहीं कहने की जरूरत है। मालिकों को कह दिया जाता है कि भाई क्या करना है। जब आप मालिक खुद कहते हैं कि हमारी दुकान चलवा दो, फिर क्या कहेंगे? जी, सही बात। तो उसमें ये बात है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा भी अगर हर एक जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, वहां इस तरह की चीजें अगर आने लग जाए कि वहां दिखने लग जाए कि हाँ ये अपना काम कर रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के एक दो फैसले जो आया है, निश्चित तौर पर ये बहुत उम्मीदों भरा है। और आप एक चीज और मैं देख रहा हूं, मैं जनरली चैनल्स के लगभग 3-4 साल से डिस्कशन वैसे भी नहीं देखता था, न्यूज जरूर सुना करता था, लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन कई बार आपके मोबाइल पे भी आजकल सारे लोग डिजिटल पे है, तो कुछ लोगों के आ जाते हैं या कुछ लोगों के रील्स बना करके भेज दिए जाते हैं। तो देखते हैं कि आजकल कई चैनलों पर सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछा जाने लगा है। सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछा जाने लगा है। देख लीजिए हम किस दौर में रह रहे हैं जहां मुझको ये कहना पड़ रहा है कि सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछा जाने लगा है। तो ये इन्हीं सारी चीजों का एक समेकित जो परिणाम दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है कि सबके अंदर अब ये चीजें आ रही हो कि हाँ भाई, हमारा भी काम ये है कि थोड़ा सा विपक्ष से तो हम सवाल पूछे ही रहे हैं, जिसका व्यवस्था में सारी चीजों के लिए जो जिम्मेदार है, थोड़ा सा सत्ता पक्ष के लिए भी सवाल पूछ लिया जाए। तो ये सारे ट्रेंड हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था से अगर इस तरीके के कुछ एक फैसले आते रहे, तो बाकी दूसरी संस्थाओं में ये बहुत तेजी से दिखाई पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जहां हम लोग कह रहे हैं, स्पेशली हम लोग मीडिया की ही बात कर रहे हैं, तो मीडिया में आप जहां तक हम लोग बहुत सारे लोगों से संपर्क है और बातचीत होती है, तो उसमें उन कामों को करने वाले, इस तरह की बातें करने वाले लोग भी अपने को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं जब आप उनसे अकेले में बात करते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से बिल्कुल उसी तरीके से घुट रहे हैं जैसे सत्ता पक्ष के तमाम सांसद और विधायक घुट रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो कोई वही नहीं है, नाम के हम वो बन गए हैं। लेकिन जहां जरा सा लोगों को थोड़ा सा उत्साहवर्धन कहीं से होगा, तो इस जो अपना काम करने वाली जो प्रवृत्ति है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी हम शरद गुप्ता जी से लेंगे अभी। शरद गुप्ता जी, पहले कह लीजिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं यही कह रहा था कि देखिए, ऐसा नहीं है कि ये आज ही ऐसा हो रहा है, पहले भी मीडिया के साथ इस तरीके की चीजें हुई, खासतौर से उस प्रदेश में जहाँ समीरात्मक जी रह रहे हैं। और चूंकि मैं मतलब भोगी भी रहा हूँ और चीज़ों को बहुत करीब से देखा है कि ऐसे समय जब अधिकतर पत्रकारों को सरकारों से लाभ मिलते थे, पैसे मिलते थे, तरह तरह की सुविधाएं मिलती थी, तो ऐसे में अगर सरकार के आलोचना करते हुए कुछ रिपोर्ट लिखते थे तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए क्योंकि अखबार उस समय मजबूत थे। अखबार कभी भी, मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ, जो उस समय एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ मुकदमा किया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने मुझे पूरी तरीके से बैक किया, कभी नहीं कहा कि साहब आप मुकदमा क्यों कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वही मुख्यमंत्री मेरे सामने, मेरी प्रेजेंस में, दो ऐसे पत्रकारों को, बहुत ही जिनको वरिष्ठ माना जाता था, एक से कहता है कि अब आप हमसे सवाल पूछोगे, अब तुम भी सवाल पूछोगे। और दूसरे पत्रकार से, जो अभी भी बहुत टीवी चैनल्स पे आते हैं और बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं, उनसे उन्होंने कहा तुम सवाल पूछोगे, हमसे भूल गए? मेरे साथ हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में लटक लटक के जाते थे कि ले चलो ले चलो, सवाल पूछोगे। तो अब
इस तरीके से कम कोई आपको रिडिक्यूल तो नहीं करता है भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, आपके 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 मालिकों को जो रिडिक्यूल करता हो, लेकिन कम से कम कि यही इत्मीनान है कि आज हमें कोई इस तरीके से। एक चीज संक्षेप में आप बताइए, विवेक जी की भी संक्षिप्त टिप्पणी भी लेनी है। एक मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो टेलीविजन चैनलों पर दिखने वाले कुछ तथाकथित पत्रकार लोग जो कॉमेडी शो में जाते हैं, आजकल पत्रकार कम कॉमेडी शो में कपिल शर्मा शायद अब ओवरडोज लगने लगा है, तो उन पत्रकारों को भी कुछ बुलाया जा रहा है, इस वजह से बुलाया जाता है। क्या आपको लगता है कि जो मानसिकता टेलीविजन के साथ जुड़ गई है, वो मानसिकता सुप्रीम कोर्ट के आज के जजमेंट के बाद बदलते हुए आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसे लोगों को हमेशा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और सही के अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में जजमेंट तो आते रहते जाते रहते, हमें कहाँ से रोटी मिल रही है, हमें कहाँ से तारीफ मिल रही है, पब्लिक हमें कहाँ तारीफ करे, हमारा मालिक हमें कहाँ तारीफ करके कह रहा है कि हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कपिल शर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, हाँ तुम्हारा फलाना वो रील देखा था बहुत अच्छा था, और रील बनाया करो। ठीक है, फिर हम रील ही बनाएंगे, हम कपिल शर्मा के शो में जाएंगे, हम काहे को सरकार से तीखे से। जिस दिन मालिक हमारा कहेगा कि आप तीखे सवाल पूछो, उस दिन तीखे सवाल पूछेंगे। मुझे लगता है कि इस जजमेंट से कुछ भी नहीं बदलने वाला, ये इट्स जस्ट वन ऑफ थिंग।